कौन सा था लास्ट क्वेश्चन, क्या किया था तुमने? फिफ्थ किया तुम लोग ने, फिफ्थ वाला? तुम लोग होमवर्क देता हूँ, तुम लोग लेते नहीं हो ऐसा लग रहा है। सिक्स हो गया है ना? टाइम नहीं मिल रहा है तो ऐसा क्या कर रहा है तू? चलो आई थिंक जो भी 3 क्वेश्चन इसके अंदर पेंडिंग है। सेवेंथ वाला किया ना अपन ने, सेवेंथ किया फिर नाइन्थ किया था आई थिंक। हाँ तो एट्थ वाला पेंडिंग है। हाँ उसको टाइम लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। चलो आई थिंक फॉर्मेट बना हुआ है उसके अंदर। हाँ तो तुम्हारा वो टाइम बच जाएगा। एट्थ वाला है, अनूप सर का क्वेश्चन है। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? चलो देखो क्या दिया है। मिस्टर अनूप runs a wholesale business wherein all the purchases and sales are made on what made on credit। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये समझ में आता है कि कोई भी परचेज या सेल्स आर नॉट ऑन व्हाट बेसिस ऑन कैश। ही फर्निशेज द फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। तो अपने पास दो डेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है, 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। तो अभी अपने पास किसका किसका बैलेंस दिया है? तो डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स है। तो देखो जैसे हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन करते हैं ना, वैसे हमें बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल का भी अकाउंट ओपन अपने को यहाँ पे जो है वो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, देन इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस दिया हुआ है और कैश का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद वी आर हैविंग दी समरी ऑफ दी ऑल द ट्रांजेक्शंस। और ये सब करने के बाद लास्ट में देखो पहले अपने को पूछा क्या है। So we have to prepare the trading and profit and loss account of Mr. Anup for the year ended 31st March 2022 and the balance sheet as on that date। मतलब अपने को फाइनल अकाउंट्स यहाँ पे प्रिपेयर करके देना है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे आते हैं समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। तो ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन कौन से बेसिस पे यहाँ पे? कैश। ठीक है, तो कैश मतलब कैश में भी हो सकते हैं और ये बैंक के थ्रू भी हो सकते हैं, ये अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आफ्टर द पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ, सैलरी एट द रेट ऑफ 9200 पर मंथ एंड पर्सनल एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 1400 पर मंथ। बाकी का जो अमाउंट है ना, ये 7,62,750 ये कैश को डिपॉजिट किया गया है इनटू द व्हाट इनटू द बैंक। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये जो शॉप एक्सपेंसेस है ये बैंक के थ्रू पे हुआ है कि कैश में पे हुआ है? कैश। ठीक है, फिर सैलरी किस में पे हुआ रहेगा? कैश। और ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस है, ड्राइंग्स, ये भी किस में इनकर हुआ रहेगा? कैश। ठीक है, तो ये सब कुछ पर मंथ है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय व्हाट बाय 12। चलो फिर नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 1,21,000। तो ये अपने को कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पे अपने को पास करना पड़ेगा। देन वी आर हैविंग कैश पेमेंट टू द सप्लायर 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर व्हाट फॉर द फर्नीचर। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट किया हुआ है हम लोग ने क्रेडिटर्स को कैश में, और फर्नीचर के लिए यहाँ पे पेमेंट हुआ है ऑफ रुपीज, हाउ मच? ऑफ रुपीज 25,000। चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड। इसको एक स्टार मार्क करो। चलो मेरे को बताओ ये वाला ट्रांजेक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? checks collected from the customers but dishonored 5,700. How we will record this transaction?
मतलब खाली डिसऑनर का एंट्री पास करेंगे कि चेक मिला रहेगा उसका भी एंट्री पास होएगा? चलो, खाली चेक मिला रहेगा उसका एंट्री पास होएगा कि पहले चेक मिलेगा उसका भी एंट्री पास करेंगे और डिसऑनर का भी एंट्री पास करेंगे? क्या लग रहा है तुम लोग को? दोनों का एंट्री पास करना पड़ेगा। मींस फर्स्ट विल पास द एंट्री फॉर रिसीविंग द चेक फ्रॉम द कस्टमर, ठीक है, 5700, एंड द सेम चेक इज गोइंग टू बी व्हाट इट इज गोइंग टू बी डिसऑनर, ठीक है। तो चेक मिलने का एंट्री बताओ क्या आएगा? ना चेक है, हाँ तो बोलो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ठीक है, उसका एंट्री रिवर्स मारना पड़ेगा, दैट इज व्हाट डेटर्स टू बैंक, ठीक है। बोथ द ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड. Now, bills accepted by the customer is how much? It is 40,000. Bill endorsed is what it is 10,000. Bills discounted, total value 25,000 है, discount का value कितना दिया हुआ है? 750. Bills matured and duly collected, it is how much? It is what? 16,000. Bills accepted 24,000. Paid to the suppliers by check, that is 3,20,000. Received 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check. Rent received rupees 14,000 by check for the premises owned by the by the proprietor. A building was purchased on 30th of November 2011 for opening a branch for rupees 3 lakh means for rupees 3,50,000, and some expenses were incurred on this building, details of which are not maintained, ठीक है। इसको भी एक स्टार मार्क करो। अब मुझे बताओ यहाँ पे खाली बिल्डिंग को लेके यहाँ पे पेमेंट हुआ है कि और भी कोई पेमेंट हुआ है साथ में? और भी कोई पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो इसमें से बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग? 3,50,000. इसके अलावा देयर आर सम एक्सपेंसेस व्हिच वर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ व्हिच आर नॉट मेंटेन्ड. तो ये अमाउंट अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, या तो कैश अकाउंट में से मिलेगा या तो बैंक अकाउंट से मिल जाएगा, ठीक है। Then electricity and telephone bills paid by cash is 18,700 and due is what due is 2,000, यहाँ पे 2,200, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ड्यू वाला। अदर ट्रांजैक्शंस के अंदर दिया है, claim against the firm for damage is 1,55,000 is under the legal dispute. Legal expenses are 17,000. The firm anticipates defeat in the suit. ठीक है, चलो मेरे को तो क्या करोगे 1,55,000 का? मतलब ये एक्चुअल लॉस हुआ है कि लॉस का प्रोविजन करना पड़ेगा? ये लॉस का प्रोविजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू विन इन दिस पर्टिकुलर केस। इसके लिए अपने को प्रोविजन करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन? 1,55,000, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अमाउंट है दैट इज अगेंस्ट अगेंस्ट द क्लेम फॉर फॉर डैमेज, ठीक है। मेरे को बताओ ये लीगल एक्सपेंसेस पे हुआ है कि नहीं हुआ है? ये जो लीगल एक्सपेंसेस है ये पे हुआ है कि नहीं हुआ है? देखो यहाँ पे दिया हुआ है तुम लोग को समरी ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2021-22। यहाँ पे तुमको दिया हुआ है अदर ट्रांजैक्शन, ठीक है। अदर ट्रांजैक्शन के अंदर लीगल एक्सपेंसेस 17,000 का लिखा है। तो ये जो अमाउंट है, मतलब ये जो अमाउंट है अपना जो 17,000 का, इसका पेमेंट हो गया रहेगा कि इसका पेमेंट बाकी है? अगर ये हो गया रहेगा ना तो ये अपने को कैश वाले ट्रांजैक्शन में ये वाला इंफॉर्मेशन अपने को दिया होना चाहिए था, लेकिन ये अपने को कैश वाले ट्रांजैक्शन में नहीं दिया है। ये इंफॉर्मेशन अलग से दिया है, ठीक है। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अलग से दिया है, ये लीगल एक्सपेंसेस का जो पेमेंट है ये अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो मेरे को 17,000 का दो इफेक्ट बताओ क्या आएगा? एक तो पीएनआर अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, इसका दो इफेक्ट, और दूसरा ये अमाउंट पे नहीं किया है, मतलब दिस विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये लीगल एक्सपेंसेस को अंडरलाइन करके रखो। गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर है, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर है, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर है, डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर है, ठीक है। इसके बाद में दिया है the business is carried on a rental premises for an annual rent of 20,000 which is outstanding at the year end, ठीक है। मतलब ये भी पेमेंट हुआ नहीं है। ये सब में से we will have to prepare the final accounts, ठीक है। चलो अभी मेरे को बताओ कौन सा एक्स्ट्रा अकाउंट यहाँ पे बनेगा?
सबसे पहले कौन सा बनेगा, डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल भी आएगा, बिल्स पेएबल भी आएगा, फिर क्रेडिटर्स भी आएगा, ठीक है। और ये कैश और बैंक का अलग अलग अपने को यहाँ पे अमाउंट दिया है, तो कैश और बैंक साथ में बनाएंगे क्या अलग अलग? अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दोनों के बैलेंसेस को ऐड करके एक साथ बनाएंगे कि दो अलग अलग कॉलम रहेंगे? दो अलग अलग कॉलम रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो कि तुम लोग को सब कुछ है ना यहाँ पे प्रिपेयर करके दिया हुआ है, खाली चेक कर लो तुम लोग। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनेगा कि नहीं बनेगा? आएगा ना, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट नहीं है। अच्छा, तुम लोग उसमें से देख के बोल रहे हो बनेगा ऐसा करके, हाँ। अच्छा, ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्यों बनेगा? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग व्हाट, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस है, फिर डेटर्स का अकाउंट है, फिर बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिटर्स है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है, बिल्स पेएबल, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे वर्किंग में अपना काम बढ़ गया है बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल की वजह से। चलो अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ पहले? विल स्टार्ट विद दी बैलेंसेस, ठीक है। क्या डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? हाँ, मतलब कैसे बनाएगा इसमें से? चलो, वी आर गिवन डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस एंड डेटर्स का क्लोजिंग, ठीक है। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस का दो इफेक्ट बताओ किधर किधर आएगा? एक ओपनिंग बैलेंस शीट में, दूसरा डेटर्स के अकाउंट में एज अ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। सो लेट अस गो टू द ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे आएगा डेटर्स। मेरे को एक टेक्स्ट बुक दे दो ना यार। मेरे को एक टेक्स्ट बुक दे दो ना, बार बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल करने में टाइम चला जाएगा। अरे तेरे को 1000 इसका दूसरा इफेक्ट बताओ। डेटर्स अकाउंट में आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा हूं पहले मैं यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, अमाउंट इज 92,000। और ये जो डेटर्स है इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, असेट साइड पे। डेटर्स 92,000, कोई प्रोविजन वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली 92,000 आउटर कॉलम में जाएगा। चलो डेटर्स को टिक मार्क कर दो, 70,000 को भी टिक मार्क करो, 92 को भी टिक मार्क करो। फिर है बिल्स रिसीवेबल, तो पहले ओपनिंग बैलेंस में आ जाओ। बिल्स रिसीवेबल्स 15,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस भी लिख रहा हूं यहाँ पे, सो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 6,000। $6,000 का दूसरा इफेक्ट इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, असेट साइड। बिल्स रिसीवेबल 6,000। चलो बिल्स रिसीवेबल को भी टिक मार्क कर दो। फिर बिल्स पेएबल है, सो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा बिल्स पेएबल, ओपनिंग बैलेंस इज 12,000। बोलो इसका सेकेंड इफेक्ट बोलो। बिल्स पेएबल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस करके आएगा, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000।
इसका क्लोजिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस कैरीड डाउन, अमाउंट इज 14,000। 14,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। सो बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस है 14,000। बिल्स पेएबल को टिक मार्क कर दो। फिर आएगा क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्रेडिटर्स अमाउंट इज 40,000। क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएंगे हम लोग। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। Closing balance to balance carried down will be 56,000. 56,000 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा ये लायबिलिटी साइड पे। सो क्रेडिटर्स 56,000। देन वी आर हैविंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाना पड़ेगा डेबिट साइड पे। टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 1,10,000। मैं इधर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख रहा हूं। इधर आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 1,90,000। ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड पे। स्टॉक 1,10,000। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। सो यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000। चलो ये सब एकदम सिंपल है। ठीक है, फिर बैंक और कैश का बैलेंसेस है। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो इसको। बैंक बैलेंस इज 90,000। कैश का बैलेंस है 5,200। ये ओपनिंग बैलेंस कैश एंड बैंक अकाउंट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का है 5,200 और बैंक का है 90,000। फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस देखो यहाँ पे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन बैंक का है 87,000, कैश का 5,300। ये दोनों का दूसरा इफेक्ट इधर आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड। सो बैंक इज 87,000, कैश है 5,300। चलो पूरा ओपनिंग बैलेंस जो है ये हम लोग ने रिकॉर्ड कर दिया है रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड टू द बैंक आफ्टर द पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस। उसके बाद में सैलरीज है एंड व्हाट एंड पर्सनल एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया है ये सब का पेमेंट करने के बाद 7,62,750। ठीक है, तो मेरे को बताओ ये शॉप एक्सपेंसेस का एंट्री क्या आएगा? हाँ, तो शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? टू कैश। ठीक है, तो कैश अकाउंट में जाएंगे क्रेडिट साइड पे।
यहाँ पे आएगा बाय शॉप एक्सपेंसेस, 600 इंटू 12 करना पड़ेगा, 7200। उसके बाद में सैलरी है, तो इधर ही आएगा बाय सैलरी, सैलरी 9200 पर मंथ है, इंटू 12 करके तो कितना हो रहा है, 1,10,400। पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो इधर आएगा बाय ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 1,400 पर मंथ, तो इंटू 12, 16। शॉप एक्सपेंस का सेकेंड इफेक्ट बोलो, पीएनएल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, टू शॉप एक्सपेंसेस 7,200, टू सैलरीज कितना था, 16,000, 10,400, अच्छा 16,800 ड्राइंग्स था। तो ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओपनिंग कैपिटल लेस ड्राइंग्स, $16,800। ये तुमको इसको कैपिटल अकाउंट में लिखना है कि यहाँ पे चलेगा, चलेगा ना, हाँ, क्योंकि इसमें कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। सो इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली एडजस्ट दिस इन द बैलेंस शीट। चलो अभी ये 3 पेमेंट कैश में करने के बाद में हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कैश व्हिच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इज 7,62,750, ठीक है। इसका एंट्री बोलो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो कैश और बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा, $7,62,750। इधर आएगा बाय बैंक अकाउंट, 7,62,750। चलो पॉइंट नंबर 1 को टिक मार्क कर दो। Now cash is withdrawn from the bank 1,21,000, ठीक है। तो क्या ये पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया रहेगा कि बिजनेस पर्पस रहेगा, बिजनेस, ठीक है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस इज कैश टू बैंक, सो इधर आएगा टू बैंक अकाउंट, वापस ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, 1,21,000, इधर आएगा बाय कैश, 1,21,000। चलो पॉइंट नंबर 2 को भी टिक मार्क करो। अभी दिया हुआ है कैश पेमेंट टू सप्लायर्स इज 77,200 एंड 25,000 फॉर व्हाट इज फॉर फर्नीचर, ठीक है। तो 2 पेमेंट हुआ है। तो पहले बताओ 77,200 का एंट्री क्या आएगा, सप्लायर्स टू कैश, ठीक है। सप्लायर्स टू कैश मतलब क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाना पड़ेगा। सो क्रेडिटर्स के अकाउंट में आ जाओ डेबिट साइड पे, यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट 77,200। सेकेंड इफेक्ट इसका आएगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इधर आएगा बाय क्रेडिटर्स, 77,200। चलो फिर हम लोग ने फर्नीचर का 25,000 पे किया है। सो इधर आएगा बाय फर्नीचर,
सो इधर आएगा 25,000। देखो हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया था, कहीं पे भी डेप्रीशिएशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये फर्नीचर डायरेक्टली किधर दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड है, ठीक है। सो कम टू द क्लोजिंग बैलेंस शीट असेट साइड। इधर आएगा फर्नीचर, आउटर कॉलम में आएगा 25,000। चलो पॉइंट नंबर 3 को भी टिक मार्क करो। नेक्स्ट है चेक्स कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर। तो पहले कलेक्शन का एंट्री पास करने का, फिर डिसऑनर का, ठीक है। तो कलेक्शन का एंट्री बोलो क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू डेटर्स। सो दिस विल बी 5,700। उसका डिसऑनर का आएगा बाय डेटर्स 5,700। इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स में आएगा। तो इधर आएगा पहले बाय बैंक अकाउंट 5,700 और डिसऑनर का आएगा डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट 5,700। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, मतलब बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। तो कितने का बिल एक्सेप्ट किया लोग ने भाई, 40,000। और डेटर्स अकाउंट में इधर आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। $40,000। चलो फिर है बिल एंडोर्स फॉर ₹10,000, ठीक है। हम ये बिल किसको एंडोर्स करते हैं, क्रेडिटर्स को, ठीक है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग दिस, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे इधर आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। बिल्स रिसीवेबल में आएगा क्रेडिट साइड पे यहां पे बाय क्रेडिटर्स 10,000। चलो फिर है बिल्स डिस्काउंटेड ₹20,000, डिस्काउंट इज 750। सो व्हाट इज द एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग द बिल, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे कैश और बैंक अकाउंट में पहले, सीधा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सो कितना अमाउंट आएगा, 20,000 पूरा आएगा कि 20,000 माइनस 750, माइनस 750, ठीक है। सो दिस विल बी 19,000, कितना आएगा 250। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में जो इफेक्ट्स आएगा उसमें आएगा बाय बैंक अकाउंट 19,250, बाय डिस्काउंट अकाउंट 750। क्या ये 750 का डिस्काउंट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा क्या, ऑब्वियसली यस सर, ठीक है। तो ये 750 का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। 750 का दूसरा इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में यहां पे लिखना है टू, डिस्काउंट ब्रैकेट में लिख देना बिल्स रिसीवेबल।
चलो बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, उधर एक स्टार मार्क करो ना, इंस्टीट्यूट ने इसको बैंक में से एडजस्ट किया है, ठीक है। सो विल पास द एंट्री थ्रू व्हाट यू नो थ्रू बैंक, ओके। हाँ लेकिन इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया है, तो लोग क्या करते हैं मालूम है, बिल वाला जो ट्रांजेक्शन है वो सब बैंक के थ्रू करते हैं। हाँ, सो व्हाट विल बी द एंट्री, बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड 16,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सो विल गो इन द बैंक अकाउंट डेबिट साइड, to bills receivable account 16,000। सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, इधर भी आएगा बाय बैंक अकाउंट, $16,000। चलो फिर बिल्स एक्सेप्टेड 24,000, ठीक है, बिल हमने अभी एक्सेप्ट किया है। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, हाँ हमने बिल एक्सेप्ट किया है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, ठीक है। सो क्रेडिटर्स अकाउंट में इधर आएगा टू bills payable, what is the amount that we have accepted, 24,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका बिल्स पेएबल अकाउंट में, यहां पे आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 24,000। चलो इसके बाद दिया है वी हैव मेड द पेमेंट टू द सप्लायर्स बाय चेक, ठीक है। तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, ठीक है। तो एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का चेक इश्यू किया हम लोग ने लोग को, 3,20,000। सेकेंड इफेक्ट आएगा इसका बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, सो इन योर कैश और बैंक अकाउंट पेमेंट साइड पे आएगा यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स 3,20,000। चलो देन रिसीव 20,000 on maturity of one LIC policy of the proprietor by check। इसको जर्नल एंट्री फ्रेम करके दो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करके आएगा, ठीक है। क्योंकि LIC पॉलिसी जो रहता है वो उसका पर्सनल पॉलिसी रहता है, उसका चेक अगर अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया है मतलब दैट विल इंक्रीज योर व्हाट विल इंक्रीज योर कैपिटल। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सो कितने का चेक मिला अपने को LIC में से, 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा इसको कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, सो इधर आएगा ऐड एडिशनल कैपिटल, $20,000। चलो फिर रेंट रिसीव ₹14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय द प्रोपराइटर, मतलब प्रोपराइटर ने पर्सनली प्रीमाइसेस ओ किया है, उसका रेंट का जो अमाउंट आया है उसको वापस से क्या किया है बिजनेस के अंदर, मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में उसको डिपॉजिट किया है। सो दिस इज ऑल्सो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं लायबिलिटी साइड पे लिख देता हूं, वापस से ऐड additional capital, this amount is 14,000। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा तुम्हारे कैश और बैंक अकाउंट में, अगेन टू कैपिटल अकाउंट, और बैंक के कॉलम में लिखना है इसको क्योंकि अमाउंट चेक से मिला है 14,000। चलो फिर दिया है बिल्डिंग वॉज परचेज ऑन 30th of November 2021 फॉर ओपनिंग अ ब्रांच फॉर ₹3,50,000। तो ये बिल्डिंग के लिए एग्जैक्टली कितना अमाउंट स्पेंड किया है, 3,50,000, ये अमाउंट अवेलेबल है।
देखिए और भी कुछ खर्चा किया है ये बिल्डिंग के ऊपर, वो वाला अमाउंट अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो पहले अपने कैश और बैंक अकाउंट में राइट हियर बाय बिल्डिंग अकाउंट ये अमाउंट अवेलेबल है 3,50,000। इधर वापस लिखो बाय बिल्डिंग अकाउंट। ये अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी डोंट नो दिस अमाउंट बट वी कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब ये 3,50,000 का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा असेट साइड। बिल्डिंग अमाउंट में लिख रहा हूं इनर कॉलम में 3,50,000। व्हाई वी आर राइटिंग दिस इन द इनर कॉलम, जो एडिशनल रहेगा उधर ऐड करके फिर जो अपने को फाइनल बिल्डिंग का वैल्यू मिलेगा उसको हम लेके जाएंगे आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश, ये कैश में पेमेंट किया है तो 18,700 का पेमेंट हुआ रहेगा कैश में। सो इधर आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 18,700। अभी 18,700 लेके जाना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन 18,700। इसमें ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है 2,200। सो टोटल हो जाएगा 20,900। 2,200 जो आउटस्टैंडिंग है उसका सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। So outstanding electricity and telephone 2,200। चलो फिर अदर ट्रांजेक्शंस है अभी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द पार्ट ऑफ द अदर ट्रांजेक्शन, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर द लीगल डिस्प्यूट। ठीक है, तो इसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो इसका प्रोविजन कौन से अकाउंट में से बनेगा, उनमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो यहाँ पे आएगा टू प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। So this provision amount is 1,55,000। अभी क्योंकि ये प्रोविजन है इसका दूसरा इफेक्ट दिखाना पड़ेगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि ये अमाउंट अभी तक पे नहीं हुआ है। सो यहां पे लिखो प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट डैमेज। $1,55,000। लीगल एक्सपेंसेस जो है ना 17,000 का, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब उसका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा। तो पहले हम उसको एक्सपेंस करके रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। सीधा रहेगा टू लीगल एक्सपेंसेस 17,000। और ये लीगल एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग रखेंगे तो ये बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे। सीधा रहेगा आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 17,000। चलो पॉइंट नंबर 1 इज डन। देन गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर 4,200। चलो बोलो क्या आएगा इसमें, हाँ एंट्री बोलो।
चलो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, टू परचेज रिटर्न. What is the amount of the purchase return we have? 4,200. क्या होगा ये परचेज रिटर्न का बताओ जरा. इसको परचेज में से क्या करोगे, लेस. अभी क्वेश्चन के अंदर दिया है कि देयर आर नो कैश परचेजेस एंड कैश का सेल्स. तो पहले हम यहां पे लिखेंगे टू परचेजेस लेस रिटर्न्स. सो रिटर्न का अमाउंट आएगा 4,200. सो ब्रैकेट में डाल के छोड़ देना ऐसे ही. देन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर है. गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर मतलब सेल्स रिटर्न. ठीक है, तो इधर मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देता हूं बाय सेल्स लेस रिटर्न्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द रिटर्न वी हैव, 1,200. इसका एंट्री बोलो तो डेटर्स अकाउंट में जाना पड़ेगा. सो डेटर्स अकाउंट में इधर आएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 1,200. चलो फिर डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर. तो एंट्री क्या आएगा उसका, क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड. What is the amount of discount received we have, 2,700. डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड कर दो डेटर्स के अंदर. सो इट इज बाय डिस्काउंट अलाउड. तो हमने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, 2,400. ये दोनों का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ठीक है, डेबिट साइड एज वेल एज व्हाट, क्रेडिट साइड. सो पीएनएल अकाउंट में आ जाओ. पीएनएल अकाउंट में इधर आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो है 2,700. टू डिस्काउंट अलाउड 2,400. चलो उसके बाद में उसके अंदर लास्ट अपने को दिया हुआ है कि हमारा जो बिजनेस है वो रेंटेड प्रीमाइसिस पे, उसका रेंट हमने पे किया है कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग. ठीक है, तो पहले उसको पीएनएल अकाउंट में तो डेबिट करना पड़ेगा टू रेंट. अभी एनुअल रेंट ऑफ 20,000 है, मतलब पूरा का पूरा 20,000 आएगा इधर. और ये रेंट का अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है. सो इट विल बी इन द करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी. सो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000. चलो अभी पूरा पोस्टिंग हो गया है. हाँ ना, हाउ टू क्लोज इज दी व्हाट यू नो इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, अच्छा क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद कर सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट में और कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद कर दो, उसमें से ओपनिंग कैपिटल निकाल के ओपनिंग कैपिटल लेके जाओ. $400, 2,38,200. इसको लेके जाओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में 2,38,200.
इसको बंद नहीं करना, प्रॉफिट या लॉस रहेगा कैलकुलेट करने के बाद ये बंद होएगा, ठीक है, उसके पहले बंद नहीं करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। चलो अभी डेटर्स अकाउंट देखते हैं जरा। डेटर्स अकाउंट में मेरे को बताओ जरा, डेटर्स अकाउंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है और डेटर्स अकाउंट में से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकता है। एक तो क्रेडिट सेल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, रुक जाना, अभी हम लोग क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन क्रेडिट सेल्स का इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। कौन से अकाउंट में से मिल सकता है? डेटर्स, ठीक है। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जरा चेक करो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग, मतलब पहले ये चेक करो कि बिल्स रिसीवेबल जो है ये क्लोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? 3000 का डिफरेंस कौन से साइड पे आ रहा है? डिफरेंस क्रेडिट साइड, मतलब यहाँ पे 55,000 है, बराबर है, ये भी 55 है, 3000 का डिफरेंस आ रहा है। बोलो क्या रहेगा ये डिफरेंस? चलो बोलो ये डिफरेंस को क्या लेने का? सेल्स तो नहीं आएगा। बेस रिसीवेबल में बैलेंस है क्रेडिट साइड पे 3000 का, तो इसको क्या लेने का? देखो ये ओपनिंग बैलेंस है और हम लोग ने कितने का बिल हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है? 40, तो तुम्हारा डेबिट साइड तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा इसमें से 10,000 का बिल अपने एंडोर्स कर दिया है। क्या कर दिया है? एंडोर्स, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट 19,250 एंड 750, इतने के बिल हमने क्या कर दिए मालूम है? हम लोग ने डिस्काउंट कर दिया है। फिर यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 16,000, मतलब इतना बिल ऑलरेडी मैच्योर हो चुका है, ठीक है। तो अभी ये 3,000 जो बचा है ये क्या रहेगा मालूम है? दिस विल बी डिसऑनर्ड बिल। ये क्या रहेगा? डिसऑनर्ड बिल, क्योंकि खाली डिसऑनर्ड बिल का इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आएगा ये बाय डेटर्स अकाउंट, यहाँ पे लिख दो बिल्स डिसऑनर्ड। क्या इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में जाएगा क्या? यस, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड पे और इधर आएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, 3,000। चलो अभी ना पहले बिल्स पेएबल के बारे में देखो। पहले बिल्स पेएबल अकाउंट को बंद करेंगे, उसके बाद में डेटर्स और क्रेडिटर्स पे जाएंगे। सो ये 36,000 है, ये भी 36,000 है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिल्स पेएबल? सॉरी 22,000। क्या रहेगा ये 22,000? जरा सोचो। सेल्स, बिल्स पेएबल में सेल्स। अरे बिल्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस है, नया बिल जो हमने ड्रॉ किया है वो भी अपने पास अवेलेबल है और क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है। तो बाकी का 22,000 का क्या हुआ रहेगा? बिल्स मैच्योर हो गया रहेगा, उसका हम लोग ने पेमेंट कर दिया रहेगा, ठीक है। सो इधर आएगा टू बैंक अकाउंट, ये 22,000 का दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो यहां पे आएगा बाय बिल्स पेएबल 22,000। चलो अभी क्या बचा है जरा बताओ। डेटर्स के पास से कितना पैसा मिला है वो तुमको मिला है क्या?
डेटर्स का अकाउंट देखो, दो मेजर फिगर मिसिंग है यहाँ पे। कौन सा दो मेजर जो है, मतलब जो अमाउंट है वो मिसिंग है। एक तो डेटर के पास से कितना पैसा मिला है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं है, और क्रेडिट सेल्स का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ डेटर्स अकाउंट बंद होगा कि नहीं होगा? नहीं होएगा, ठीक है। तो या तो हम लोग यहाँ पे सेल्स का कैलकुलेशन कर ले, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, या तो फिर हम लोग पहले ये कैलकुलेट कर ले व्हाट इज अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, बैलेंसिंग फिगर विल बी व्हाट विल बी सेल्स, ठीक है। सो व्हाट इज पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू डेटर्स? तो कलेक्शन पॉसिबल है डेटर्स के पास से, ठीक है। ये अपने को कौन से अकाउंट में से मिलेगा मालूम है? ये कैश अकाउंट में से मिलेगा अपने को, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू क्लोज द कैश अकाउंट फर्स्ट, और उसमें से फाइंड आउट करो कितना पैसा मिला है डेटर के पास से। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना, कितना है? 8। चेक करके बताओ बराबर से। 8,97,000 8,78,450। एक मिनट रुक जाओ जरा। नहीं नहीं बराबर है। एट 8,78,450। एक मिनट रुक जाना भाई, हम लोगों ने कोई पेमेंट मिस आउट नहीं किया ना? खाली वो मेरे को देख के बताओ। इलेक्ट्रिसिटी का किया अपन ने? नहीं बरोबर है। 18,700 इज पेड बाय कैश। हाँ वो तो बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आएगा बिल्डिंग वाला। चेक करो, मेरे ख्याल से ये वाला अमाउंट राइट है, यही आ रहा है। हाँ तो ये शायद से राइट है मेरे मेमोरी के हिसाब से। 8,97,150। अभी चेक कर लो वापस से एक बार। तुम लोगों ने क्लोजिंग बैलेंस दिया ना साथ में? हाँ 5,300। हाँ तो ये वाला बैलेंसिंग फिगर है 8,97,150। दिस विल बी टू डेटर्स अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस दिया तुमने? क्लोजिंग बैलेंस भी तो है ना बेटा इधर। मेरे को कैलकुलेटर दो चलो। बरोबर है, बरोबर से देखो एक एक अमाउंट और 5,300 भी ऐड करना क्रेडिट साइड पे। और तुम है ना मेरे हैंडराइटिंग से कैलकुलेशन मत करो, तुम तुम्हारे हैंडराइटिंग से कैलकुलेशन करो। हाँ इधर ऊपर नीचे देख कैसी दे मेरे को। तो ऑडिट कर उसके साथ।
एक मिनट, 897,150 का दूसरा इफेक्ट। अच्छा, ये डेटर्स है, मतलब ये कलेक्शन है डेटर्स के पास से, तो ये डेटर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। $897,150। अभी तुमने डेटर्स बंद किया, कितना है? 959,750। This will be sales. आराम से कैलकुलेट करो, प्रॉपरली कैलकुलेट करो। एक भी मिस्टेक होएगा पूरा क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। 959,750 is sales. I am taking this to trading account. कितना था? 950, 958 कि 959? ये कितना है? $958,550। चलो डेटर्स बंद करो, डेटर्स अभी हो गया ना डेटर्स तुम्हारा, ठीक है। अभी क्रेडिटर्स को बंद करो, और क्रेडिटर्स का अकाउंट पहले चेक करने का। क्रेडिटर्स में पेमेंट टू क्रेडिटर्स और सब कुछ है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स में एक ही अमाउंट मिसिंग है, परचेजेस। फाइव 454,100। $454,100 इसको लेके जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। $454,100 आउटर कॉलम बोलो। हाँ चलो रुक जाओ, अभी बैंक अकाउंट बाकी है ना, खाली एक बंद करने का। बैंक अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। $22,000 करेक्ट है। ये जो बिल्स पेबल का अमाउंट है ना, उतने का डिफरेंस आता है। $22,000 इधर ऐड होएगा बिल्डिंग में। ऐड एक्सपेंसेस,
चलो बेस रिसीवेबल हो गया, पेबल्स हो गया। अभी ट्रेडिंग बंद करो, पीएनएल बंद करो, फिर इसको क्लोजिंग में लेके आओ, प्रॉफिट है कि लॉस है। हाँ नहीं तो बोलेगा बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है। 257,700 शायद से करेक्ट है। कैपिटल का अमाउंट बोल। टैली अमाउंट 777,300। मैं बोला ना 1 घंटा लगेगा इसको। और तो मैंने ये टेक्स्ट बुक लिया, वरना ये स्क्रॉल करने में और अपना आधा घंटा और वेस्ट हो जाएगा। नाइन हुआ ना अपना वो पार्टनरशिप वाला, ए बी वाला 2। नया टॉपिक चालू करना है आज। नहीं है हिम्मत। एनपीओ 4 लेक्चर लगे एनपीओ को। एनपीओ में क्वेश्चंस कितने हैं? 10 12 10 ही है। तो एक लेक्चर में 4, दूसरे में 3 हो जाएगा। 3 लेक्चर में नेक्स्ट वीक में। दस है ना? हाँ तो नेक्स्ट वीक में 3 लेक्चर है, खत्म हो जाएगा मेरा पोर्शन।
15, 20। अच्छा, ये तो अभी तुमने फॉर्मेट नहीं बनाया है, और फॉर्मेट बनाने का टाइम, तुम्हारा रीडिंग टाइम, वो सब भी तो जाता है ना। अभी ऑफ लेट ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स एनपीओ दोनों में से क्वेश्चन डाल रहे हैं, लेकिन एडजस्टमेंट बहुत सिंपल सिंपल होते हैं। मतलब तुमको तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा टू कंप्लीट द पेपर। हाँ, क्योंकि 10 मार्क का छूटता है, ये नॉर्मल है। 10 मार्क का छूटेगा और नॉर्मल है। अभी फिर तुम लोग कैसे लास्ट में विदाउट प्रिपेयरिंग कॉलम्स ये वो तुमने अगर कर दिया और हो गया तो फिर भी चल जाएगा, एक बार चल जाएगा। लास्ट में करने का सब अखतरा, मतलब जो भी तुम्हारा बचेगा टाइम उसके अंदर अगर कॉलम नहीं बनता है तो ऐसे पूरा का पूरा सॉल्व करके आ जाना। फॉर्मेट ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट का मार्क्स नहीं है, मतलब फॉर्मेट बनाओगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज पार्ट। और भी तुमको मतलब अगर सपोज लास्ट में तुम्हारे पास टाइम नहीं है और अगर एक कोई क्वेश्चन जो है अगर वो तुम्हारा बच जाता है, तुमको आता है, विदाउट फॉर्मेट करके आ जाना, उसको पेपर कंप्लीट करके आना बस। लेकिन ऐसा स्टार्टिंग से नहीं करना, तो पूरा पेपर में किधर भी फॉर्मेट नहीं, वैसा नहीं करने का। लास्ट में एक आध क्वेश्चन में रहेगा तो चलता है, वो ठीक है। वो रेक्टिफिकेशन में से जनरली आता है, बीआरएस में से आता है, वो सब आता है। फाइनल अकाउंट्स आता है, एनपीओ में से आ रहा है। अभी सिंगल एंट्री डाला है तो सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी नए नए हैं ना उसमें से आ रहे हैं। हाँ, हर एक चैप्टर में से नहीं आएगा। मतलब सपोज ऐसा हो भी सकता है कि आपने सिंगल एंट्री किया, उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लेकिन तुम ऑप्शन में मत छोड़ के जाना कुछ भी। हाँ, और खास करके कंपनी अकाउंट्स ऑप्शन में मत छोड़ के जाना, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स का कनेक्शन इंटर के साथ है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो उसमें से एक भी चैप्टर ऑप्शन में मत छोड़ के जाना, कुछ भी नहीं। अकाउंट्स में से तो कुछ भी नहीं। अकाउंट्स में ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं कि तुम लोग ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। मैथ्स में तुम लोग बोलते रहोगे कि क्या छोड़ना है, तो एक बार ठीक है सोच सकते हैं। अकाउंट्स में पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट है और तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है सब कुछ करने के लिए। अभी तुम तुम्हारा स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हो उसके ऊपर तुम लोग वर्कआउट करो। नहीं, उसका एक ही होता है, उसका एक ही इलाज है, राइटिंग प्रैक्टिस, एक ही इलाज है उसका। अब ये समय ना तो आज अगर वापस अगर तू घर पे जाके करेगी ना तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा सेम क्वेश्चन। वो तो भी डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, क्योंकि कभी कभी कैसा रहता है 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेता है। अब ये लोग ने एक बार पूछा था मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल सब कुछ पूछा था, 4 के 5 ही एडजस्टमेंट था और वो क्वेश्चन था पूरा का पूरा 15 मार्क्स का। तो मेरे को लगा हाफ एन आवर में आराम से हो जाता है वो। फिर एनपीओ आएगा, एनपीओ भी फाइनल अकाउंट जैसा ही है, तो उसके अंदर भी जो है तुम्हारा टाइम जाने वाला है। सो तुम्हारा टाइम कौन सा टॉपिक में बहुत ज्यादा जाएगा। अगर इसमें से तुम लोग मेरे को पूछोगे तो मैं तुमको बता सकता हूँ फाइनल अकाउंट्स में जाएगा। अगर एकदम फुल फ्लेज क्वेश्चन रहेगा तो सिंगल एंट्री में जाएगा, इसमें बड़ा क्वेश्चन आया तो छोटा रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। और एनपीओ में जाता है, यस एनपीओ में जाएगा। फिर तुम्हारा टाइम जा सकता है डिसोल्यूशन और वो पीस मिल में, उसके अंदर तुम्हारा टाइम जा सकता है। हाँ, वो पूरा उसका पूरा फॉर्मेट और ये सब बहुत बड़ा बड़ा है इसके लिए। और दूसरा एक टाइम जा सकता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में, जो भी वो स्टार्ट हुआ हो। हाँ, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम जा सकता है, क्योंकि अगर उसमें बैलेंस शीट बनाने का आ गया ना कोई भी, तो तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने में उसके अंदर टाइम जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट रहता है, शेड्यूल्स होते हैं, उसके लिए उसके अंदर टाइम जा सकता है। बाकी कोई भी बाकी कोई भी टॉपिक मेरे को लग नहीं रहा टाइम जाएगा। एक डेप्रिसिएशन आएगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि वर्किंग सब तुम लोगों को करना पड़ेगा इसके लिए।
हाँ वो फीफो लिखो, लेकिन फिर बाद में कैसा होता है कि यार एक मतलब एक आध कोई क्वेश्चन में अगर वो लोग ज़्यादा ये देंगे तो दूसरे क्वेश्चन में एडजस्ट हो जाता है टाइम। क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को 5 क्वेश्चन 20-20 मार्क के, अभी 5 के अंदर हो सकता है बाइफरकेशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हो सकता है ए एंड बी ऐसा हो सकता है, और ए एंड बी में एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा 15 मार्क्स का, दूसरा रहेगा तुम्हारा 5 मार्क्स का, ऐसा हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकते हैं क्वेश्चन उसके अंदर। तो ऐसा करके 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, ऐसा तुमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। नहीं उसमें 10 5 5 ऐसा होता है। हाँ 10 मार्क का ये रहेगा, ट्रू और फॉल्स रहेगा, फिर 5 मार्क का ये लोग बीआरएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 5 मार्क का कभी कभी रेक्टिफिकेशन पूछ लेते हैं, ऐसा सब है। तो वो तुम्हारा कंपल्सरी में सेट हो जाएगा। सपोज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला क्वेश्चन पूछ लिया वो लोग ने 5 मार्क्स का, तो वो भी हो सकता है उसके अंदर। या फिर इश्यू बोनस शेयर्स के अंदर 3-4 एंट्रीज है, उसका भी 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी हो सकता है। इश्यू ऑफ डिवेंचर भी पूरा का पूरा टाइम पास है, तो उसका भी 5 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। चलो आ जाओ 10th क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। 15 मार्क्स का ये भी आ सकता है ना, ये भी आ सकता है। उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ रेफरेंसेस में भी 15 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है अलोंग विद द बैलेंस शीट। खाली जर्नल एंट्रीज रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन बैलेंस शीट बनाने का आया तो हो सकता है 15 मार्क्स। फाइनल अकाउंट जो रो वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट में अटेम्प्ट करना, मतलब फाइनल अकाउंट है एनपीओ है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग फाइनल अकाउंट्स इजी पूछते हैं, मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पूछते। तो अगर इजी रहेगा ना तो पहले बाकी सब कुछ है ना उसको ये कर देने का नॉक ऑफ, बाद में लास्ट में फाइनल अकाउंट्स ले लेना। अरे क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चन पढ़ने के लिए एडजस्टमेंट ही पढ़ने का रहता है खाली, एडजस्टमेंट में से तुम लोग को समझ जाएगा कि कंफर्टेबल है कि नहीं है। हाँ मिलेगा ना 10-1 मिनट मिलेगा, 10-12 मिनट। तेरे को अगर ऐसा करना है तो 180 है ना, 180 मिनट्स 180 डिवाइडेड बाय 5 कर ले, तो एक क्वेश्चन के लिए 35 मिनट्स के आसपास हो जाएगा, देख ले कितना है। हाँ तो 36, तो एक मिनट निकाल दो उसमें से, तो ऐसे करके 35 मिनट्स 20 मार्क्स के लिए 35 मिनट्स ऑन एन एवरेज होता है। लेकिन वो 35 मिनट्स ऐसा कंपल्सरी नहीं रहेगा, ऊपर नीचे होता ही है उसके अंदर, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। कोई को हो जाएगा एकदम फटाफट, फाइनल अकाउंट्स एनपीओ रहेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि फॉर्मेट भी बनाने का है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो फिर इधर उधर भी होता है उसमें। चलो आ जाओ 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका भी फॉर्मेट बना हुआ है पूरा का पूरा। तुम लोग को मैथ्स का कुछ बाइफरकेशन है क्या? सर मैथ्स फिर एलआर स्टैटिस्टिक्स सब मिक्स है, लेकिन एलआर का कुछ तो वेटेज है ना। हाँ एलआर का कुछ तो भी वेटेज है ना, वो सबसे इजी वही है ना। अच्छा टाइम लगता है उसमें। अच्छा मैं तो एसपी था, मेरे लिए तो मैथ्स वाज नाइटमेयर। मैं तो प्लान किया था हाँ एसपी वाला है ना, मैंने तो मस्त प्लानिंग किया था 40 लेके आने का, बस एक बार भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए था मेरे को, और एग्जैक्ट 40 है एग्जैक्ट वही है ना। लेकिन तुम लोग एमसीक्यूज है ना, अभी हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। तेरा अच्छा है, मेरा स्टैटिस्टिक्स अच्छा था।
तो हमारे टाइम पे 40 का मैथ्स था और 60 मार्क का स्टैटिस्टिक्स था, ऐसा था। लेकिन राइटिंग, हाँ, सब कुछ पूरा राइटिंग, कुछ भी एमसीक्यूज नहीं, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करने का। मैं मैथ्स में से क्या करके गया था मालूम है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक 5 मार्क का क्वेश्चन आता था, वो मैं करके गया था। बस वो एक ही आता था, और वो एक ही आया था 5 मार्क्स का। मतलब मेरे को 40 में से 5 मार्क मैथ्स में से आएगा, बाकी पूरा का पूरा स्टैट्स में से आएगा। मैट्रिसेस है तुम लोग को? नहीं है, 12th में था, नहीं हमारे टाइम पे फाउंडेशन में था, वो भी हाई लेवल का ही लगता था। मतलब मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था इसके लिए तभी। हाँ, सब कुछ हाँ इजी है अभी। नहीं इजी है, मेरी डॉटर 10th में, उसको है मैट्रिसेस अभी, तो अभी मेरे को आता है समझ में कि वो क्या है। तो ऐसे वो इजी है, ऐसे कुछ है नहीं। चलो मैं क्वेश्चन रीड करके दे रहा हूँ, ये तुमको कंप्लीट करना है ये। अभी दोनों क्वेश्चन इजी है, ठीक है। नाउ सी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडर, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31st मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो यहाँ पे ना कोई डेट्स नहीं दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग करके दिया हुआ है। सो ये ओपनिंग बैलेंसेस है और ये क्लोजिंग। क्या हुआ, ढूंढ रहे हो किधर है? पेज नंबर 177। चलो करो रीड अभी आगे। चलो स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर्स का ओपनिंग है लेकिन क्लोजिंग नहीं है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल में ना ओपनिंग में क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब ओपनिंग में बिल्स रिसीवेबल था ही नहीं, ठीक है। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग है, एक्सपेंसेस ड्यू आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये भी ओपनिंग क्लोजिंग है, कैश है और बैंक है, ठीक है। अच्छा तो ये सबको किधर डालेंगे तुमको मालूम है ऑलरेडी, ओके। देन रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, इसको अंडरलाइन करो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। अभी ये क्वेश्चन में ना ऐसा क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा रिसीट या कौन सा पेमेंट कैश में हुआ है और कौन सा बैंक के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो क्या करने का मालूम है, कैश और बैंक का जो बैलेंस रहेगा ना उसको ऐड करके वी विल बी प्रिपेयरिंग अ कॉमन अकाउंट दैट इज कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो तुम लोग देख सकते हो, तुम लोग देखो फॉर्मेट के अंदर देखो दिया हुआ रहेगा, एक डायरेक्टली कैश एंड बैंक अकाउंट ऐसा करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा पेमेंट या कौन सा रिसीट कैश में है और कौन सा बैंक के थ्रू है, इसके लिए हम लोग ने इसको यहाँ पे कंबाइन किया है। सो व्हाट विल बी द ओपनिंग बैलेंस इन द कैश एंड बैंक अकाउंट, बताओ जरा। 24,000 लिखोगे तुम लोग, कितना लिखोगे? 24, ठीक है। और क्लोजिंग में कितना आएगा? क्लोजिंग में आएगा 12,500। चलो फिर यहाँ पे दिया हुआ है कलेक्शन फ्रॉम व्हाट यू नो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउइंग 2.5% डिस्काउंट 11,70,000, ठीक है। तो पहले ये बताओ 11,70,000 है क्या? हाँ ये क्या अमाउंट है? आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। मतलब ये कलेक्शन हुआ है ना डेटर के पास से, उसका अमाउंट दिया हुआ है अपने को, ठीक है। दैट इज 11,70,000, ठीक है। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिस्काउंट? कैसे करोगे? मतलब 11,70,000 क्या रहेगा? 97.5 रहेगा, ठीक है। तो 100 कितना या फिर 2.5 कितना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से डिस्काउंट का वैल्यू मिल जाएगा। So can you tell me what is discount का amount? 29,250. 11,70,000 divided by 97.5 into
2.5 ऐसे किया, डिवाइड बाय 100 कैसे होगा? $11,70,000 के ऊपर डिस्काउंट नहीं है बेटा, दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग 2.5% डिस्काउंट है। अच्छा वो आ रहा है कि मतलब वो आ रहा है, वो मतलब वो एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ऐसा होएगा नहीं, ठीक है। सो 11,70,000 इज द रिमेनिंग अमाउंट व्हिच हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर। तो जो अगर सपोज 100 रुपीज का अमाउंट रहेगा, 100 रुपए का अमाउंट रहेगा सपोज यहाँ पे, तो 100 में से, हाँ एक मिनट रुको मैं यहाँ पे करता हूँ, सपोज 100 रुपए का डेटर है, 2.5 का डिस्काउंट अलाउ किया, तो डेटर ने अमाउंट कितना पे किया? 97.5। अभी ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट जो पे किया है वो ये है 11,70,000। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो कितना आया? 30,000। तो मतलब पहले कुछ तो भी तुम लोग अलग कर रहे थे। 11,70,000 के ऊपर 2.5%, वो तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, वो तो डिजास्टर है वो तो। सुनो इधर देखो, ये रिसीट्स है, रिसीट्स, ये रिसीट है, रिसीट है मतलब जो पैसा मिला है ना डेटर के पास से वो अमाउंट है ये, ठीक है। सो डिस्काउंट का अमाउंट इज नॉट 29,250, इट इज एक्चुअली 30,000। चलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स आफ्टर रिसीविंग 2% डिस्काउंट, मतलब 7,84,000 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2 करोगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, कितना है? 16,000। Proceeds of bills receivable discounted at 2%। तो ये जो अमाउंट है ना 1,22,500, ये 98% है या 98 है, तो इसको डिवाइड बाय 98 इंटू 2 करो तो इसका डिस्काउंट का अमाउंट मिल जाएगा 2,500। चलो फिर प्रोप्राइटर का ड्राइंग्स दिया हुआ है 1,40,000 का। उसके बाद है परचेज ऑफ फर्नीचर मिडवे थ्रू द ईयर, ठीक है, मिडवे को अंडरलाइन करो, मतलब इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन रहेगा तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तुमको चार्ज करना पड़ेगा, मिडवे दिया है इसके लिए। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टार मार्क करो इधर एक। व्हाट इज दिस 4%? ये बताओ पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज एट 96% ऑन 1st of October, अमाउंट इज 1,92,000, ठीक है। तो पहले ये बताओ कि हमने पेमेंट कितना किया है सिक्योरिटीज बाय करने के लिए? 1,92,000, ठीक है। तो हम जो है हमारे बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1,92,000 जो पेमेंट हमने किया है, ठीक है। वी हैव मेड द पेमेंट ऑफ हाउ मच? 1,92,000, ठीक है। अच्छा ये जो 1,92,000 है ना, दिस इज नथिंग बट इट इज परचेज एट 96%। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। देखो सिक्योरिटी का फेस वैल्यू होता है, इसमें से हम लोग अगर सपोज यहाँ पे डिस्काउंट माइनस करते हैं तो 4 है, तो हमने 96 रुपीज ये अपना परचेज प्राइस है, ठीक है, दिस इज आवर परचेज प्राइस। सो वी हैव पेड 1,92,000, हमने 1,92,000 का पेमेंट किया है, तो इसका फेस वैल्यू कितना रहेगा ये कैलकुलेट करके दो, कितना है? Now for this particular securities your face value is what? Your face value is 2 lakhs, but you have made the payment of only how much? 1,92,000, ठीक है। तो अकाउंट्स में ना एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुमने 2 लाख का पेमेंट किया है कि 1,92,000 का पेमेंट किया है? 1,92,000. So that means in our books of accounts we will be recording this particular asset at 1,92,000. ठीक है। अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जो 4% इंटरेस्ट है ना यहाँ पे वो कौन से अमाउंट के ऊपर अप्लाई होएगा?
इट विल बी ऑन 2 lakhs, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 lakhs के ऊपर 4% का कैलकुलेशन करो, और ये सिक्योरिटीज हमने कभी बाय की है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को अगर हमने बाय किया है, ये रेंट है क्या कुछ मार्च जैसा कुछ दिखा है, हाँ लिखा हुआ है 31 मार्च, ठीक है। सो इनटू क्या करना पड़ेगा, इनटू 6/12 कितना है 4000, किसका वैल्यू, ये जो सिक्योरिटीज का वैल्यू 2 लाख है कंपनी के लिए बेटा, मतलब कंपनी के लिए द फेस वैल्यू इज हाउ मच, इट इज 2 lakhs, ठीक है। सपोज अगर हम लोग ने, अच्छा शेयर्स का बात करते हैं, चलो तुमको ये समझेगा। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज। मैं कंपनी का एग्जांपल देता हूं जिसका नाम है डिक्सन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, डिक्सन, ठीक है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसका मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू 16,000 रुपये, ये खाली, ज्यादा नहीं है। मतलब एक शेयर बाय करना है तो 16,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सपोज इफ यू बाय शेयर्स ऑफ डिक्सन, एक ही शेयर सपोज तुमने बाय किया, तो मुझे बताओ तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यू विल रिकॉर्ड 10 रुपीज और यू विल रिकॉर्ड 16,000, ऑब्वियसली 16,000, क्योंकि तुम्हारे लिए कॉस्ट कितना है, तुम्हारे लिए कॉस्ट इज फेस वैल्यू, तुम्हारे लिए कॉस्ट इज मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अगर तुमने इसको 16,000 में बाय किया है तो इसका मार्केट वैल्यू जो है 16,000, दैट इज अमाउंट यू हैव पेड, दिस बिकम्स योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, दिस विल बिकम व्हाट योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, एंड एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट तुमने जो अमाउंट पे किया रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू विल बी रिकॉर्डिंग इट एट व्हाट यू नो एट 16,000, ठीक है। अभी डिक्सन का फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, राइट। कल जाके अगर सपोज ये कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करता है तो 16,000 पे तुमको डिविडेंड मिलेगा कि 10 रुपए में मिलेगा, 10 रुपए में मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो दैट मींस कि द फेस वैल्यू इज फॉर द कंपनी, और हमने जो प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया रहता है दैट इज आवर व्हाट इन आवर कॉस्ट प्राइस, इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल ऑलवेज रिकॉर्डेड आवर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इफ यू आर बाइंग द शेयर एट 16,000, तुम्हारा एसेट में 16,000 आएगा, बट कंपनी के बुक्स में फेस वैल्यू कितना दिखेगा 10 रुपीज, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 2 लाख क्या है, किसके लिए है, ये कंपनी के लिए। व्हाट इज अमाउंट दैट यू हैव पेड, 1,92,000, ठीक है। तो जैसा शेयर मार्केट होता है वैसा बॉन्ड मार्केट भी होता है, मालूम है तुम लोगों को, हाँ। तो बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है। सो वी हैव परचेज्ड दिस फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट फॉर हाउ मच, 1,92,000। सो व्हाट इज योर परचेज प्राइस, 1,92,000। तो हम हमारे बुक्स में कितने में रिकॉर्ड करेंगे, 1,92,000। कल जाके कंपनी अगर इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है तो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर पे किया जाएगा, फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से 4,000 का इंटरेस्ट आएगा। चेक करो कहीं पे भी इंटरेस्ट मिल गया क्या तुम लोग को, चलो इधर उधर मत देखो, इतने डब्बे में दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट का डिटेल, यहाँ पे कहीं पे भी तुमको दिख रहा है 4,000 का इंटरेस्ट मिला है, नहीं। मतलब इंटरेस्ट तुम्हारा इनकम हो जाएगा 4,000 का। दूसरा, दिस इनकम विल बी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट रहेगा, अक्रूड इंटरेस्ट का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा बैलेंस शीट में, कौन सी साइड पे, असेट साइड, ठीक है। चलो हैव यू अंडरस्टूड अबाउट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये क्लियर है, ठीक है। देन एक्सपेंसेस 3,50,000 का पेमेंट हुआ है, इधर भी एक स्टार मार्क करो, ध्यान से सुनना। अभी ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये पेड है, पेड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस पेड इन द क्वेश्चन, 3,50,000, ये हमने पे किया है, ठीक है। मुझे बताओ जब हमने एक्सपेंस पे किया रहेगा तो यहाँ पे ना एक्सपेंसेस ड्यू भी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है, ठीक है। ये अच्छे से समझ लो। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना एनपीओ, उसके हर क्वेश्चन में ये होने वाला है, इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेस ड्यू है उसमें जो ओपनिंग का अमाउंट कितना दिख रहा है तुम लोगों को, 40, ठीक है। और बाद में क्लोजिंग का कितना दिख रहा है तुम लोगों को, 36, ठीक है। तो जब भी हमने ये पेमेंट किया रहेगा 3,50,000 का, ठीक है, तो ये 3,50,000 में से पहले कौन से ईयर का पेमेंट होगा, लास्ट ईयर का, ठीक है। और उसके बाद में जो करंट ईयर का है वो पे हुआ है कि आउटस्टैंडिंग है,
आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर इज कि हमारे पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड होएगा। तो हमारे पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस जो हमने पे किया ना 3,50,000 का, इसमें पहले आएगा लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि तुमने पहले लास्ट ईयर का अमाउंट पे किया रहेगा। तो ये 40,000 को क्या करना पड़ेगा, लेस, ठीक है। फिर हम करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस है लेकिन अभी तक हम लोगों ने पेमेंट किया नहीं है, ठीक है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है तुम लोगों को, 36,000, ठीक है। तो ये 36,000 ऐड हो जाएगा। चलो पहले ये दोनों पॉइंट समझा, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। व्हाट इज दिस प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ 12,000? ये ईयर में पे हुआ है, लास्ट ईयर में पे हुआ रहेगा, लास्ट ईयर कौन से ईयर के लिए, ये साल। तो कैन आई से दैट दिस इज करंट ईयर का एक्सपेंस। तो ये करंट ईयर के एक्सपेंस में क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। तो यहां पे हम उसको ऐड करेंगे। सो इधर आएगा ऐड प्रीपेड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, ठीक है। ये अमाउंट कितना आएगा बताओ, 12,000। 14,000 का क्या होगा बताओ, 14,000 का लेस होएगा। क्यों लेस होएगा, क्योंकि करंट ईयर में तुमने नेक्स्ट ईयर का तुम लोगों ने पेमेंट कर दिया है। तो ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, बट इट इज पेड इन विच ईयर, इन द करंट ईयर। तो इसको लेस करेंगे। सो लेस प्रीपेड इन करंट ईयर फॉर विच ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो ये 14,000 लेस हो जाएगा। ये सब करने के बाद जो आएगा ना, ये तुम्हारा एक्सपेंसेस जाना चाहिए पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, ठीक है। सो व्हाट इज द अमाउंट वी आर गेटिंग, 3,42,000। 44 आ रहा है। है 344 बराबर है। ओके, व्हाट इज दिस 344? कैन यू टेल मी? अकाउंटिंग लैंग्वेज में 344 को क्या बोलोगे? दिस इज एक्सपेंसेस फॉर विच ईयर, फॉर द करंट ईयर, ठीक है। अभी ये 3,44,000 जो है ये तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में जाएगा, कौन से साइड पे, डेबिट साइड, ठीक है। तो इसका वर्किंग मैंने यहाँ पे तुमको करके दे दिया है। ये तुमको पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करना है, तो भी तुम लोग इसको शो कर सकते हो डायरेक्टली पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, ठीक है। चलो समझ गया एक्सपेंसेस को लेके, ठीक है। फिर हमको दिया हुआ यहाँ पे मिसलेनियस इनकम, ठीक है। ये इनकम अपने को मिल चुका है, ठीक है। तो इसका एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम। फिर कैश और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा और ये तुम्हारे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। देन अदर इंफॉर्मेशन, सेल्स आर अफेक्टेड सो एज टू रियलाइज a gross profit of 33.1/3% on the sales proceed। 33.1/3% को अंडरलाइन करो। 33.1/3% का मतलब होता है 33.3333 ऐसा, बराबर है पूरा कैलकुलेटर पे, ऑन सेलिंग प्राइस। Then goods costing 18,000 were issued as what you know as advertisement articles, ठीक है। What is the journal entry for recording this? Advertisement to परचेज, ठीक है। मतलब तुमको इसको परचेज में से लेस करना पड़ेगा। नहीं, मैंने एक्चुअली सुना नहीं इसके लिए। इसको अपने को परचेज में से लेस करना पड़ेगा। दूसरा पीएनएल अकाउंट में कितना जाएगा, ये डेबिट साइड पे, ठीक है। देन ड्यूरिंग द ईयर बिल्स रिसीवेबल ऑफ 2 lakhs वर ड्रॉन ऑन डेटर्स। चलो बताओ इसका एंट्री क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स। Of these bills amounting to 40,000 were endorsed in favor of creditors। बोलो इसका क्या आएगा एंट्री, creditors to bills receivable। Out of this later amount मतलब ये दूसरा वाला एंडोर्स का, ठीक है। बिल फॉर ₹8,000 was dishonored by the debtor, ठीक है। बोलो इसका एंट्री क्या आएगा, एंडोर्स बिल डिसऑनर हुआ है तो एंट्री क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ऐसा करके एंट्री पास करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 3 के ट्रांजैक्शंस क्लियर है तुम लोगों को,
ठीक है. Then point number 4, capital introduced during the year by the proprietor by checks was omitted to be recorded in the cash book. Though the bank balance of 9,500 on 31st of March as shown above is after taking the same into account. ठीक है, मतलब क्या हुआ मालूम है यहाँ पे ये लोग ने ना एक कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था. कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था ये लोगों को पता नहीं है. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू क्लोज योर कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज गोइंग टू बी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस. ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 4 विल हेल्प यू टू फाइंड आउट व्हाट इज एडिशनल कैपिटल. ये कैश और बैंक अकाउंट में से मिल जाएगा. Then purchases and sales are made only on credit. तो कोई भी कैश का परचेज या कैश का सेल्स नहीं है. इसमें से अपने को प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स. ये समझा, क्वेश्चन समझा? चलो, ओपनिंग कैपिटल नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से सॉल्यूशन में सब डाला हुआ है ना. हाँ, चलो तो कौन सा वाला? नहीं, तुम्हारे बैलेंस शीट में सीधा 1,92,000 ही दिखेगा. फेस वैल्यू का कैलकुलेशन मैंने इसके लिए किया है क्योंकि कंपनी जब इंटरेस्ट पे करेगा तो फेस वैल्यू पे करेगा. हाउ मच यू विल शो इन योर बैलेंस शीट? 1,92,000. सो यू टू राइट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,92,000. मैंने कैश और बैंक में पूरा पोस्टिंग किया हुआ है, चेक कर लो तुम लोग. हाँ, क्योंकि एक्सपेंसेस पेड दिया ना भाई. यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में? ऊपर दिया ना रिसीट एंड पेमेंट. तो ये जो पेमेंट हुआ है ना उसका अमाउंट है ना ये. ये रिसीट से और पेमेंट से, मतलब ये जो 3,50,000 है ये क्या है? जो पे हुआ रहेगा उसका अमाउंट है. ड्यू में जो हमने अभी कैलकुलेट किया ना उसको मैंने वर्किंग कर रहा है तुम लोगों को 3,44,000. ना पहले 3,40,000 वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा. ठीक है, फिर ये जो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा. फिर ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का 36,000 का ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा लायबिलिटी साइड पे. फिर ये जो प्रीपेड जो हमने लास्ट ईयर किया है लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, और जो करंट ईयर का जो हमने प्रीपेमेंट किया है ये करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 14,000. हाँ, प्रीवियस ईयर का कर दिया है 1,72,000. इसका बैलेंसिंग फिगर ये आएगा 1,72,000 का.
ये डेटर का डिस्काउंट कितना था? 30,000 ना? डेटर से सेल्स का वैल्यू नहीं आएगा ये क्वेश्चन में। देखो डेटर्स में एक सेल्स मिसिंग है और क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं है, तो या तो पहले क्लोजिंग निकालो तो बैलेंसिंग सेल्स होएगा, या तो सेल्स निकालो बैलेंसिंग विल बी क्लोजिंग, क्रेडिटर्स हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल भी हो जाएगा। क्रेडिटर्स में टू कैश और बैंक आएगा 7,84,000 टू डिस्काउंट। क्रेडिटर्स का डिस्काउंट कितना था? 16,000 था। परचेज का वैल्यू बता, परचेज का खाली एक मिनट यहाँ पे देख लो तुम लोग, सुनो जरा, एक मिनट नहीं तो अटक जाओगे। सुनो, परचेज का वैल्यू इज 9,12,000, ठीक है। ये 9,12,000 है ना, उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाऊंगा पहले। ये चुप बैठ जरा 2 मिनट, चुप बैठ, चुप। 9,12,000 है। अभी ये 9,12,000 में से हमने कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ हम लोग ने, हाँ, सो इधर आएगा लेस एडवर्टाइजमेंट, कितना था? 18। अभी कितना बचा? 8,94,000, ठीक है। वो एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा P&L अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, मेरे को ये पर्टिकुलर है ना ट्रेडिंग अकाउंट पहले बंद करना पड़ेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने ना ग्रॉस प्रॉफिट का अपने को दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। सो अभी देखो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट में कैसे दिया हुआ है, जो तुम्हारा कॉस्ट होगा ना, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट gives you what gives you sales, ठीक है। अभी चेक करो उधर क्या लैंग्वेज लिखा है लोगों ने, ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.1/3% ऑन व्हाट, ऑन सेल्स, ठीक है। तो सेल्स अगर 100 है, ये 33.3333 ऐसा पूरा आएगा। सो व्हाट विल बी कॉस्ट? 60 पूरा आएगा ऐसा, ठीक है। अभी सुनो यहाँ पे, ये क्वेश्चन में ना पहले हमारे पास सेल्स का डिटेल नहीं है, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, बट वी आर हैविंग द डिटेल ऑफ द व्हाट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ना COGS का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो हाउ वी विल कैलकुलेट COGS? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को खाली कैलकुलेटर पे करके दो कितना हो रहा है ये।
9,14,000. So 9,14,000 जो है ना, ये तुम्हारा कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे. Now you do the cross multiplication, calculate the gross profit, calculate the sales. पूरा लेना कैलकुलेटर में हो. Your cost is your COGS. 4,57,000 क्या ग्रॉस प्रॉफिट ना? 4,57,000 ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया. तो सेल्स भी मिल जाएगा तुम लोग को. सो 9,14,000 प्लस 4,57,000 करोगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स. ठीक है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेल्स? 71,000. तुमको समझा ये क्या हुआ? $9,14,000 divided by 66.6666 पूरा into 100 करेगा तो सीधा सेल्स आ जाएगा. तो सेल्स का फिगर है 30,71,000. तो ये दोनों का डिफरेंस विल बी ग्रॉस प्रॉफिट. अभी सेल का एंट्री पास करो डेटर्स के अंदर. $9,14,000 हमने निकाला बेटा. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ये करके हमने निकाला 9,14,000. 9,14,000 इज योर कॉस्ट. फिर ग्रॉस प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे तो सेल्स मिलना चाहिए. सो 9,14,000 इज 66.6666 पूरा लेना कैलकुलेटर पे. सेल का एंट्री आएगा 30,71,000 का. डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. फिर डेटर्स का जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा. $457 ग्रॉस प्रॉफिट है, इधर आएगा. और सेल्स है 13,71,000. ये सेल्स तुमको डालना है तुम्हारे डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे. डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना? 2,99,000.
फर्नीचर का क्या किया तुम लोगों ने? फर्नीचर 120 ओपनिंग का, नहीं ओपनिंग 120 है ना ओपनिंग, प्लस हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया और भी। हाँ तो ये परचेज कितना है? 20,000 का और परचेज किया हम लोग ने, तो अपने पास फर्नीचर हो गया 1,40,000 का। अभी तुमको क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1,27,000 का, तो बाकी का ये 1,40,000 से 127 कैसे हुआ रहेगा? डेप्रीशिएशन है ये, ठीक है। तो इधर आएगा लेस डेप्रीशिएशन, दिया नहीं था लेकिन अपने को फाइंड आउट करना था इसमें। सो 13,000 का डेप्रीशिएशन है। अगर तुमने 127 प्लस 20 किया तो डिजास्टर हो गया हो। हाँ क्योंकि 140 का फर्नीचर है और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ अपने को, क्लोजिंग बैलेंस इज 127। फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाऊं कि समझा? ये समझा ना? देखो डेप्रीशिएशन भूल जाओगे ना तो क्वेश्चन तो टैली हो जाएगा, मार्क्स टैली नहीं होएगा। हाँ डेप्रीशिएशन पीएनएल में डालने का फिर नेक्स्ट चैप्टर में ये एक्सक्लूसिवली ऐसे चलने वाला है जो हम लोग ये क्वेश्चन में कर रहे हैं ना। ओपनिंग कैपिटल कितना आया था? एडिशनल कैपिटल कितना निकाला था अपन ने? 1,72,000। Drawings are good, yes. नेट प्रॉफिट का अमाउंट बताओ अगर तुम लोग टैली अमाउंट ढूंढ रहे हो। 79,500। आउटर कॉलम में बता कैपिटल का क्लोजिंग बोलो। 487,500।
चेक कर लो। बिल्स रिसीवेबल का मेरे को अमाउंट बता दो। असेट साइड पे 30, चलो ये तुम्हारा बैलेंस शीट है। 79,500 इज करेक्ट नेट प्रॉफिट। ये तुम लोग टाइम वैल्यू मनी है ना मैथ्स में? इंटर में यूज होगा वो चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एन्युटी और सब हो गया ना? हाँ तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो। अच्छा लग गया, आएगा इंटर में पूरा। ये चलो हो गया। 823 आया सब लोगों को। हाँ चलो एक क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, ये ट्राई करके आना तुम लोग। चलो कल अभी ट्राई करके आना, और जो ट्राई करके आएगा और डाउट रहेगा जो पूछेगा उसी को बताऊंगा मैं। हाँ फिर ऐसा नहीं कि मैं होमवर्क दे रहा तुम लोग घर पे ट्राई नहीं कर रहे हो। सो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना, छोटा सा क्वेश्चन है ये।